हाँ जी बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो न्यू पॉलिसी एजुकेशन की आई है उसमें आपका अभी फर्स्ट चैप्टर आने वाला है। और इस फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को हम तीनों टीचर्स मिल करके आपका कवर करवा रहे हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, कनिष्का मैम, दीप्ति मैम और मैं, ठीक है। तीनों टीचर्स को बराबर ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर 1 के सारे कंटेंट आप कवर करके और अपनी नोटबुक में तरीके से नोट करेंगे। क्लियर? आज मैं चैप्टर 1 का जो पार्ट लेने वाली हूँ वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि किस तरीके से रिएक्शन होती हैं और जो कंपाउंड्स जो कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने में भी कुछ ना कुछ लॉज लग जाते हैं। वो क्या लॉज हैं हम देखेंगे। देर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉज। दे आर, फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड पढ़ोगे आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट इज गैलुसैक लॉ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे, नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नाम से समझ में आ रहा है, कंजर्व का क्या मतलब होता है? सुरक्षित रखना, ठीक है ना, सेव करना, कंजर्व कर लेना, बच जाना। क्या? मास मीन्स चाहे रिएक्शन कैसी भी हो, हर कंपाउंड का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसका जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा एज इट इज़ ही रहेगा जैसा होता है। मीन्स कुछ भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ था ये दिया था लेवॉइजियर ने इन 1774। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू लेवॉइजियर, the law states matter is neither created nor destroyed as a result of chemical change. It is also known as law of indestructibility of matter. देखिए उन्होंने किस तरीके से इस लॉ को इस लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी ट्यूब ली, इस शेप की ग्लास की बनी हुई, और उसमें उन्होंने AgNO3 को फिल करके वेट ले लिया। ठीक है, अपना पहले एम्प्टी जो ट्यूब थी उसका भी वेट ले लिया, बाद में AgNO3 उसमें फिल करके उसका भी वेट ले लिया। ठीक है, सेकेंड ट्यूब ली उन्होंने ग्लास की बनी हुई, उसका भी उन्होंने वेट ले लिया एम्प्टी वे में, और बाद में उसमें KCl भर दिया। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों ट्यूब्स में ये अलग अलग भर के उनको इस अपर पार्ट से इस तरीके से फिर एक ग्लास की ट्यूब से सील कर दिया, जॉइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस दोनों ट्यूब्स का जो शेप है वो कैसा हो गया, H शेप का, इसलिए अब इसको हम बोलेंगे H ट्यूब। ठीक है, अब क्या किया, इस H ट्यूब को एज इट इज़ रखा, इसमें AgNO3 है, इसमें KCl है। अब लैंडोल्ट ने क्या किया, इस H ट्यूब को शेक किया, पूरा तरीके से शेक किया। शेक करने से क्या होगा, AgNO3 और KCl आपस में मिक्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस है यहाँ से, ये सब एक दूसरे में मिक्स मैच हो करके आपस में रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन हुई AgNO3 और KCl की, तो क्या होगा देखेंगे कि ये जो Ag है, ये Ag देखिए, और ये Cl, ठीक है, ये आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, AgCl का PPT दे देते हैं, और K और NO3 मिलकर के KNO3 बना लेते हैं। और ये जो पार्ट है, ये दोनों सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी इसी H ट्यूब में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, पहले इन्होंने क्या किया था, वेट पहले से ले रखा था दोनों ट्यूब का अलग अलग भी, और बाद में जब ज्वाइन किया था तो फिर से उन्होंने वेट ले लिया था। फिर रिएक्शन के बाद जब AgCl और KNO3 बन गया, उसके बाद एक बार फिर से वेट लिया उन्होंने। तो ये बात उन्होंने नोटिस की कि जितना वेट पहले था उतना ही वेट रिएक्शन के बाद में भी आया। तो क्या सीखा कि AgNO3 का Ag, चाहे वो इस वे में हो चाहे AgCl बन के इस वे में हो, हमेशा Ag का जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व रहा। इसी तरीके से NO3
NO3 यहाँ पर इसका कन्वर्जन KNO3 वे में हो गया, तो उसका भी वेट वही था। मीन्स नाइट्रोजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट, सिल्वर का वेट, पोटेशियम का वेट, Cl का वेट, हर किसी एटम का इंडिविजुअल वेट जितना भी होता है, चाहे वो कंबाइन वे में, रिएक्टेंट वे में हो, चाहे प्रोडक्ट वे में हो, बाद में भी उतना ही आया जितना स्टार्टिंग में था। तो क्या सीखा हमने कि इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो हर हाल में कंजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उतना ही रहेगा जितना उसका ओरिजिनल था।